नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1 घंटा हो चुका है और इस 1 घंटे में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है। शंकर सिंह वाघेला का एक बड़ा बयान आया है। मतदान के बाद शंकर सिंह वाघेला ने सीधे सीधे कहा है कि जीत अहमद पटेल की नहीं होगी। 44 में से भी 3-4 विधायक टूटेंगे और चुनाव हार जाएंगे अहमद पटेल। मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है। पार्टी को अहमद पटेल की साख के साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जीतने वाले को वोट देना चाहिए, हारने वाले को वोट देकर वोट जाया नहीं करना चाहिए। पुरानी कांग्रेस पार्टी को बार बार बताया कि राज्यसभा के लिए एमएलए के वोट की आवश्यकता होती है। हमारे एमएलए जा रहे हैं बीजेपी की ओर, रोकिए। तो कहा गया कि जाने दीजिए जिसको जाना है वो। तो वो जो मामला है वो जा रहे हैं और हमने 21 जुलाई को कांग्रेस को मुक्त किया है और कांग्रेस ने हमको भी मुक्त किया कि आप फ्री है, जो भी ठीक लगे वो करने वाले आप करिए। अब अहमद भाई जीतने वाले नहीं है, इसलिए हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। बहुत अफसोस है, हमारे अजीज है। फिर भी अगर वोट खराब होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी अगर एमएलए की यह हालत है और पार्टी ठीक नहीं कर रही है तो ये भी हमने कहा कि आप अभी फ्री है, तो हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। 44 एमएलए थे, उसमें से भी 4-5 और डाउन होने वाले हैं, इसलिए 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट की जीतने की संभावना अभी नहीं है। गोपी गांगर उस वक्त हमारे साथ है। 4-5 विकेट और डाउन होने वाले हैं। गोपी, ये बहुत बड़ा बयान और बड़ा कॉन्फिडेंट बयान। निशांत, ये का बहुत बड़ा बयान है कि अहमद पटेल हारने वाले, इसलिए मैंने उसे अपना वोट देकर अपना वोट जाया नहीं किया है। दरअसल जिस तरीके से गुजरात में पिछले दिनों राजनीति चली आ रही है, शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था और उसके साथ ही उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन भी किया था। लेकिन शंकर सिंह वाघेला का ये बयान इससे पहले आ रहा था कि वो अपने दोस्त अहमद पटेल कहेंगे तो अपने दोस्त अहमद पटेल को अपना वोट देंगे। हालांकि कल शाम उन्होंने ये बयान बदल दिया और आज जब यहाँ पे वोट डालने आए तो उन्होंने कहा कि वो अपना वोट जाया नहीं होने देंगे। साफ तौर पर 4-5 विधायक, ये तो पहले से ही आशंका थी कि जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला अपने समझी बलवंत सिंह राजपूत को जिताना चाहते हैं, उनके पास कम से कम 15 से 16 एमएलए हैं कांग्रेस के। उसके बाद ही कांग्रेस अपनी गिनती गिन रही थी, क्योंकि कांग्रेस जिस 44 विधायकों को लेकर गई है निशान, जब तक वो 44 विधायक अपना वोट नहीं डालते हैं तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि क्या अहमद पटेल हार जाएंगे। क्योंकि जो 44 की गिनती है वो कहीं ना कहीं अहमद पटेल को जिताने के लिए, ऐसा कांग्रेस मानती है कि वो काफी है और उसी के सहारे अहमद पटेल है वो राज्यसभा तक पहुंच जाएंगे। हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी तक कांग्रेस के विधायक यहाँ पर आए नहीं है। जो भी शुरुआत में जितने भी बागी विधायक थे कांग्रेस के, वो सारे यहाँ पे आए, चाहे राघोजी पटेल हो, हकूबा जाडेजा हो, सीके राव जी हो, ये सारे विधायक यहाँ पर आए, वो अपना वोट डाल के गए। हालांकि इसी बीच एनसीपी का जो स्टैंड रहा है वो काफी अलग रहा है, क्योंकि जो जयंत बॉस्की जो कि यहाँ के विधायक है, उन्होंने ये कहा कि वो यूपीए गवर्नमेंट के साथ एनसीपी का गठबंधन है, इसलिए ये कांग्रेस को वोट देंगे। जबकि उनके जो दूसरे विधायक है, हालांकि एनसीपी के 2 ही विधायक है, दूसरे विधायक है कांदल जाडेजा, उनका कहना है कि मैंने पार्टी ने मुझे बीजेपी को वोट देने के लिए ब्रीफ किया था तो मैंने बीजेपी को वोट दिया है। तो काफी दिलचस्प होगा शाम को ये देखना कि किस तरीके से वोटिंग होती है और कौन जीता है। हालांकि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी फाइल की है। कांग्रेस के 2 विधायक जो है, गोपी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है। जमकर उन्होंने अपना बयान दिया है, इस वक्त आपको बता दें। और ये वो 2 विधायक है जो कि 44 के अंदर नहीं है, 44 के बाहर वाले विधायक हैं। एक ने कहा मैंने अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दिया है, अगर गुजरात में रहना है और पॉलिटिक्स करना है तो कांग्रेस से हटना होगा, एक ने ये कहा। दूसरे भी बोल रहे हैं और इन दोनों एमएलए के नाम हम आपको बताएं। हुकुम भाई, हकू भाई जडेजा हैं और जो दूसरे हैं उन्होंने भी जो वोट नहीं दिया है वो भी सीधे सीधे बोल रहे हैं और वो हैं राघव जी पटेल। क्या कहा इन्होंने, आइए देखते हैं। मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह जी को वोट दिया है। और आपके बाकी जो साथी हैं मुझे पता नहीं, सबके अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक वोट देंगे। जो राघव जी आपने जो भी किया था उनका उल्लंघन किया है, तो अभी आपका वजन क्या रहेगा कांग्रेस में?
देखो, मैंने तो 6 महीने पहले कांग्रेस को बता दिया था कि मैं अब कांग्रेस से लड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो सब प्रॉब्लम है कांग्रेस वालों ने किसी ने सुना नहीं है और मैंने सबको बता दिया था। तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई तो हो ही जाएंगे, तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखो, कांग्रेस में नहीं रहने का मतलब तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गुजरात में 2 ही पार्टी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है, उसका मतलब आप समझ लो। बहुत बड़ा बयान है, मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में रहना नहीं है। अर्जुन मोटवाड़िया क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जी, किसने इसको वोट दिया है वो तो सिर्फ हमारे जो ऑथोराइज एजेंट शक्ति सिंह गोहिल है वही बता सकते हैं। लेकिन 2 कैंडिडेट्स, 2 एमएलए ऐसे थे कि जिन्होंने अपना वोट है कांग्रेस के एमएलए होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो बैलेट है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स और एजेंट को बताए। उनके बारे में हमारे ऑथोराइज एजेंट है पार्टी के शक्ति सिंह गोहिल ने ऑब्जेक्शन लिया है और वो दोनों एमएलए में एक राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहिल शामिल हैं। थैंक यू। धर्मेंद्र सिंह जडेजा, शंकर सिंह वाघेला, महेंद्र सिंह यादव, वो तो सिर्फ उनको बताना होता है वोट किसको दिया हो। वो हमारे ऑथोराइज एजेंट है तो शक्ति सिंह गोहिल है, उनको ही बताया होगा, वो मुझे मालूम है। हमारे साथ नया पैनल आ चुका है। हमारे साथ अब मीम अफजल जी आ चुके हैं, हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी आ चुके हैं, राजदीप हमारे साथ हैं, आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ उदय माहौरकर जी हैं। लेकिन सबसे पहले मीम अफजल जी, ये अभी जो बयान आया है, मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में नहीं रहना है, और वो भी गुजरात की बात, ये अभी अभी आपके एमएलए ने बयान दिया है। पहले तो इस पर टिप्पणी दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो पार्टी छोड़कर जा रहा है, आपने खुद ही इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि ये 2 एमएलए वो नहीं है जो 44 थे। 44 में से नहीं है, बल्कि जो 7 एमएलएज अहमदाबाद में रह गए थे, ये उनमें से 2 एमएलएज हैं। इन्होंने वोट डालने से पहले कांग्रेस के एक कैंडिडेट, कांग्रेस के मेंबर होने की हैसियत से वोट डाला और बीजेपी को वोट डाला। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है अहमदाबाद में। 2 सरकारें लगी हुई हैं और अहमद पटेल साहब को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी शायद मिल नहीं रही है। अभी आपने कहा एनसीपी के बारे में, मैं जानता हूं कि एनसीपी के एक विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, दूसरे विधायक हमको वोट डाल रहे हैं। जेडीयू के विधायक पहले ही बोल चुके हैं वो हमको वोट डालेंगे। इस तरह मिला के हमारे 46 हो सकते हैं। शंकर सिंह वाघेला जी ये बता रहे हैं कि 3, 4, 5 या और एमएलए जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। एक बात साफ हो गई कि शंकर सिंह वाघेला शाम तक, कल बल्कि आज सुबह तक जो इंटरव्यूज़ दे रहे थे इलेक्शन से पहले, उसमें बार बार अहमद भाई इस तरह से कर रहे थे कि लोगों को ये शुबा हो रहा था कि शायद वो अहमद भाई को वोट डाल देंगे। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहे थे। उन्होंने ये फैसला किया कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो 100% बीजेपी के साथ हैं। और उन्होंने कल खुद ही कहा था एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस के और उनके डीएनए में फ़र्क है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि उनके डीएनए और बीजेपी का डीएनए एक है, चाहे वो बाहर रहें या उसमें अंदर रहें, वो बीजेपी को ही मदद करते हैं। वो कांग्रेस हाईकमांड के ऊपर अहमद भाई का नाम लेकर के कीचड़ भी उछालने की कोशिश कर रहे हैं। सर मीम अफजल साहब, हम जानते हैं, मीम अफजल साहब, जब वक्त आएगा मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। जो उत्तराखंड में आपके नेता टूटे, जो असम में टूटे, जो त्रिपुरा में टूटे, जो मणिपुर में टूटे, जो गोवा में टूटे, इन सबके डीएनए को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? ये तो अब मैंने यही सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था, वो चले गए संजय झा जी, कि बकायदा जयराम रमेश बोलते हैं कि सल्तनत चली गई लेकिन सुल्तान अभी भी बने हुए हैं। अब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने बिल्कुल किसी के भी डीएनए पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि कल खुद वाघेला जी ने डीएनए का सवाल खुद उठाया था, इसलिए मैंने उनको ये जवाब देने की कोशिश की है। ठीक है शहनवाज जी, आपका इस पर काउंटर रिएक्शन। शहनवाज जी, आपका इस पर काउंटर रिएक्शन। देखिए, आज
ये कह रहे हैं हम अफजल साहब कि शंकर सिंह बघेला जी को बीजेपी का डीएनए एक है। आप ही तो उनको नेता बनाया था, आपने ही तो उनको, आज डीएनए आपको पता लग रहा है उनका, या शंकर जी सिंह बघेला जी ने कहा और आपने रिस्पॉन्ड किया, तो तब क्यों नहीं पता था? आज दिक्कत यह है कि कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। टेलीविज़न पर कांग्रेस के प्रवक्ता शाम तक लड़ते रहेंगे और बाद में ब्लेम करेंगे कि साहब 2 सरकारें लगी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। एक बात साफ है कि यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये 40 भी वोट मिल जाए उनको, जेडीयू और एनसीपी के एक विधायक सहित, तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि 40 का नंबर भी इनको प्राप्त होने वाला नहीं है। कांग्रेस के अंदर दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेसियों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। तो आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक पुरानी पार्टी है। हम आजादी के वक्त थे, आजादी के वक्त इंदिरा कांग्रेस नहीं थी। सर, कांग्रेसियों को भरोसा है या नहीं है? वो भरोसा इस बस के अंदर छुपा हुआ है सर। राष्ट्रवादी कांग्रेस, और ये देखना होगा कि इस बस के अंदर कितना भरोसा है कि नहीं है। ये बस आ गई है उन 44 एमएलए को लेकर वोटिंग के लिए। शहनवाजी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं बीच में। और ये वो 44 एमएलए हैं जो कई दिनों तक बेंगलोर में रहे। अब यहां पर बाढ़ रही, लेकिन वहां पर इनके लिए बांध बना दिया गया था। ये बेंगलोर में रहे और इसके बाद अब इनको यहां पर लाया गया। उसके बाद ये आणंद आ गए। आणंद सबको पता है अमूल के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। वहां पर कितना मक्खन लगा, क्या लगा, लेकिन अब जो तस्वीर है वो तस्वीर आपके सामने है कि ये 44 वो हैं जिनको देखकर इतना साफ है कि कांग्रेस के दिल में धुकधुकी बढ़ी हुई है कि ये 44 हमारे साथ हैं या नहीं है। रक्षाबंधन हुआ, ये परिवारों से मिलने नहीं गए, उसके लिए भी ये वहीं पर रहे। वहीं पर इनका रक्षाबंधन मनाया गया। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये वो 44 एमएलए हैं जो इस वक्त आ चुके हैं। और मैं सीधे यहां पर जाता हूं। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ है। राजदीप, क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में? क्योंकि मैं यहां पर बहुत सारी चीजें देख रहा हूं। चाहे तो गोपी पहले इस वक्त हमारे साथ है। गोपी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो 44 विधायक है कांग्रेस के, वो सारे अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट है वहां पे ये लोग पहुंच चुके हैं। काफी कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया है। हालांकि निशांत, इसी बीच आपको हम बता दें कि अमित शाह जो है वो यहीं पर है। अमित शाह बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के पास बैठे हुए हैं। जो उनके बीजेपी के एजेंट है उनके पास बैठे हुए हैं। लगातार यही देखना एक बहुत दिलचस्प है कि वो जाते हैं, आते हैं और वहीं पे पोलिंग स्टेशन पर बैठे हुए। शायद उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे हमें ये लग रहा है कि शायद वो कांग्रेस के जो 44 एमएलए हैं उनका वो इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इसमें क्रॉस वोटिंग होगा। अगर इसमें क्रॉस वोटिंग होगा तो अहमद पटेल का जीतना। ये तो वही हाल हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बारात आ गई है। एकदम बारात का जैसे इंतजार होता है, ये वही हाल लग रहा है यहाँ पर गोपी, कि जैसे बारात की बस कब आएगी और वो आ गई। तो अब देखा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अपना वाला है। लेकिन राजदीप सरदेसाई हमारे साथ है, आलोक जी हमारे साथ है, उदय भारकर जी हमारे साथ है। राजदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर? और मैं समझने वाली बात यह है कि इस दरमियान बाढ़ आई, इस दरमियान रक्षाबंधन आया, इस दरमियान बहुत सारी चीजें हुई। ये एमएलए सब वहां पर थे। ये मैसेज क्या दिया जा रहा है? दूसरी तरफ से भी अगर बात की जाए, ऐसा नहीं है, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि तोड़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वो बोल रहे भले ही हमारे पास अपनी तरफ से आनी है। क्या मैसेज जनता के बीच में, क्या मैसेज दे रहे हैं? ये राजदीप तक शायद आवाज नहीं आ रही। आलोक जी, ये सवाल अगर मैं आपको टॉस करूं तो? देखिए, ये सही है कि एक मैसेज तो जा रहा है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी, अभी जो चुनाव गुजरात का होना है बस कुछ महीने के बाद, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किल। जयराम रमेश ने जो कहा, आप उसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन देखिए शरद पवार भी लगभग उस किनारे पर चले गए हैं। उनके जो बाकायदा मैसेज है, एमएलए यदि दोनों में से दोनों ही उधर वोट डाल दें, जैसे प्रफुल्ल पटेल दावा कर रहे हैं। सर, वो तो अक्सर सत्ता के किनारे ज्यादा जाते हैं। सत्ता किनारे जाते थे, महाराष्ट्र में उस सत्ता की भागीदारी, यही एक दुर्भाग्य मैसेज आता है कि जो बहुत करप्ट है, कल जब वो बीजेपी की शरण में आ जाते हैं, चाहे वो पार्टी के रूप में भी, शरद पवार और उनके भाई, उन पर कितने आरोप रहे हैं सब जानते हैं दुनिया। एनसीपी को हराने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान रहा। ऐसी स्थिति में अब उनको साथ लेकर के फिर महाराष्ट्र में समझौता हो जाए या गुजरात में हो जाए,
ये भी एक मैसेज तो इसके साथ है, और मेरा ख्याल है कि सब लोग ये जानते हैं कि बस के ऊपर लिखा हुआ है सर कूल कूल। देखना यह है कि कौन कितना कूल रहता है इसके रहता है, और इसमें से कितने लोग वोट डालते हैं, अंदर जाकर के भी अंतरात्मा की आवाज आ जाती है, वो एक पैराशूट अक्सर खुल जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अभी कोई भविष्यवाणी हमको नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी भी कई बार फेल हो गए, चंद्रा स्वामी और मोनी बाबा और ऐसे कई लोग बराबर फेल होते रहे हैं। कभी किसी को प्रधानमंत्री बनवाते थे, कभी किसी को कहते थे कि तुम्हें कोई हटा नहीं पाएगा। तो ऐसे स्वामी और तांत्रिक यहाँ पे तो हम परिस्थितियों के को मद्देनजर रख के भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। हाँ नहीं उदय जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर इतने सारे लोग अभी आ रहे हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि अच्छा अहमद पटेल अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन अमित शाह वहीं पर मौजूद है। ये एक मैसेज क्या दिया जा रहा है? ये बिल्कुल मैसेज जो 44 में से जिनको तोड़ना है उसके रणनीति के हिसाब से ये हो रहा है। जो बैठे हैं वहां पे उसी जगह बैठे हैं जहां से एमएलए पास होंगे, तो स्पष्ट है इसका। नहीं लेकिन आपको लगता नहीं कि अभी अहमद पटेल को भी यहीं पे होना चाहिए था? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये अपने आप में एक सोच का विषय है। अहमद गोपी पटेल आप मेरे साथ लाइन जो पर हैं? 44 नीचे उतर रहे हैं उनके मैनेजमेंट में अहमद पटेल बिजी होंगे ना अभी। भाई 44 जो उनको भी संभालना है ना कि वो कहीं टूट नहीं जाए। वो शायद होटल में बैठे हैं, अभी बता रही थी जो रिपोर्टर। अब उनसे आपके संवाददाता शायद गोपी से हम बताएंगे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहां पे ये बस रुकी है, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा था, ये वो बस है जिसके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं कांग्रेस के नेता। ऐसा नहीं है, बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा स्टेक अभी कांग्रेस की ज्यादा हाई दिखाई दे रही है, क्योंकि बात अहमद पटेल की साख का है। चाणक्य कांग्रेस के हैं और उनसे टक्कर ले रहे हैं चाणक्य बीजेपी के अभी इस वक्त अमित शाह। वापस लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद मैसेज दिया जा रहा है। अभी वो 44 की बस आ गई है, इस दरमियान बाढ़ आए, रक्षाबंधन आया, और वहां पर अमित शाह बैठे हुए हैं बिल्कुल नजदीक जहां पर बस वगैरह रुकी हुई है। ये मैसेज क्या दिया जा रहा है जनता के बीच में? क्या मैसेज जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जनता के सामने एक ही मैसेज जा रहा है निशान, वो ये है कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि पर कर्मभूमि एक तरह से उनकी जो है, वहां लेन देन और जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर अब हो रहा है, जो यहां के प्रमुख प्लेयर्स हैं वो देश के बड़े नेता हैं। आप देखेंगे पहले गुजरात में जो राजनीति होती थी वो स्टेट लेवल पर होती थी, लेकिन अब जो गुजरात के प्रमुख नेता हैं वो देश के नंबर 1 नंबर 2 नेता हैं। एक जमाने में अहमद पटेल भी नंबर 2 नेता कांग्रेस के माने जाते थे एक तरह से। तो वो एक संदेश है। दूसरा ये है कि जनता से किसी को लगाव नहीं है। जनता बेचारी बाढ़ पीड़ित जनता है, और आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इन विधायकों को जनता के बीच में रहना चाहिए था। बीजेपी को जोड़ तोड़ की राजनीति छोड़ना चाहिए था, और कांग्रेस को यह सोचना चाहिए था कि क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायक आज पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नैया डूबती नैया है। हो सकता है बीजेपी आपको लुभा रही है, पैसा दे रही है, जो भी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन आपकी भी नैया डूबती नैया है। जैसे जयराम रमेश ने आज कहा है कि सुल्तानेट चली गई, लेकिन आपको लगता है आप सुल्तान है। लेकिन जनता से जो लगाव है, आप सोचिए निशान, अगर आज महात्मा गांधी होते तो वो क्या कहते? वो जनता के साथ होते। आज भी बनासकांठा की जनता बाढ़ से पीड़ित है, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रक्षाबंधन छोड़िए, लेकिन बाढ़ पीड़ित की तो सोचिए। आपको जनता ने चुना क्यों है? जनता से जुड़ने के लिए। लेकिन आप अपनी जोड़ तोड़ की आपके मास लीडर नहीं है। आप ये भी आप जो बता रहे आज राजनीति, यहां पर कांग्रेस बड़ा सवाल यह है कि बांध जो है वो बाढ़ को नहीं रोक पाए, लेकिन कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनके लिए बांध ज्यादा मजबूत बन गया था शायद। वक्त एक ब्रेक का, वापस लौट रहे हैं।